नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज शिक्षक दिवस है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है और जैसा कि इसका हम इतिहास जानते हैं कि ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, उनके जन्मदिन को जो है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस को समानतः हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बड़े सीमित अर्थों में ले लेते हैं और शिक्षक का मतलब हम यही समझते हैं कि जो हमको स्कूल या कॉलेज में जो पढ़ाते हैं वही शिक्षक हैं, लेकिन ये धारणा बिल्कुल सही नहीं है। जो शिक्षक दिवस का जो मूल उद्देश्य है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने हमको कुछ ना कुछ हमको सिखाया है वो हमारे लिए शिक्षक है। जैसे कोई हम व्यापारी हैं, अगर किसी ने हमको व्यापार करना सिखाया है तो वो हमारा शिक्षक है, या हम छात्र हैं जो हमको पढ़ाते हैं वो हमारे शिक्षक हैं। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारा जो पहला शिक्षक है वो कौन है? कौन है पहला शिक्षक? हमारा प्रथम शिक्षक कौन है? प्रथम शिक्षक है, प्रथम शिक्षक हमारी जो है, सही बोला कि माँ है ना। तो प्रथम शिक्षक हमारी माँ है। तो आज शिक्षक दिवस मनाया गया है ना। तो ये एक थोड़ा सा केक काटा हुआ है और इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है। तो आप लोग जो हमारे वीडियो देख रहे हैं तो उनको तो हम नहीं खिला सकते हैं। यहाँ के जो बच्चे हैं ऑफलाइन क्लास में, उन्होंने ही ये काटा कूटी सभी यही इन्हीं लोगों ने मचाई है और उन्होंने खाया भी है, इतना बचा भी हुआ है। तो चलिए, आप लोग सभी लोगों को जो हमसे दूर हैं, हमारे सामने नहीं हैं, हमारा केक नहीं खा सकते, तो उनको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए चलते हैं। शिक्षक दिवस है तो मतलब आज हमको और ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, तो इसलिए हमने जो है फंक्शन रखा है यहाँ पर, लेकिन हमने जो है वो पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होने दी, तो बहुत ही जल्दी मना लिया गया। चलिए हम क्लास लेते हैं। तो ये हमारी जो है वो सिविल जज ADPO की क्लास है, आपकी मध्य प्रदेश सिविल जज और ADPO। और इसमें हम जो है IPC 1860 पढ़ा रहे हैं। और क्लास हमारी कौन सी है? ये कौन सी है? 42वीं क्लास है। और आज हम आपको जो मुख्य अपराध है एक अपहरण, तो उसके बारे में बताएंगे। साथ में कुछ और भी धाराएं हैं आपकी, जैसे 369 है, 370 है, 374 है, तो ये भी महत्वपूर्ण धाराएं हैं। तो इनके बारे में भी इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इनके बारे में भी क्वेश्चन क्या बनते हैं ये हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं धारा 362। तो 362 में जो है अपहरण क्या है इसको बताया गया है। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही है कि अपहरण को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो धारा 362 में। और अपहरण की परिभाषा सबसे सिंपल परिभाषा है कि वो क्या है कि जो कोई किसी व्यक्ति को, तो जो कोई यहाँ पे कौन है? अभियुक्त है, और यहाँ पे ये पीड़ित व्यक्ति। जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए, किसी स्थान से जाने के लिए, है ना, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर किसी व्यक्ति को हम किसी स्थान से जाने के लिए नहीं ले जा पाते हैं तो ये अपहरण नहीं होगा, बल्कि अपहरण का प्रयत्न होगा। तो किसी स्थान से जाने के लिए दो तरीक़ों से, पहला तरीका कौन सा है आपका? बल द्वारा विवश करके, और दूसरा तरीका है हम बल द्वारा विवश नहीं करते हैं लेकिन प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा। तो प्रवंचनापूर्ण अपने आप में एक व्यापक शब्दावली है। जैसे हम छल करते हैं, उसको कुछ प्रलोभन देते हैं, या उससे कोई झूठ बोल करके किसी स्थान विशेष से उसको हटाते हैं। तो ये सभी बातें जो है वो आपके किस में आ जाएंगी? प्रवंचनापूर्ण उपायों में आ जाएगी। आपकी द्वारा उत्प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ति का क्या करता है? अपहरण करता है, ऐसा कहा जाता है। तो सिंपल परिभाषा है, किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए, किसी स्थान से जाने के लिए, है ना, किसी स्थान से हटाने के लिए उसको या तो बल द्वारा हम विवश करें। यहाँ पे हम एक चीज़ बता दें कि यहाँ पे बल का वास्तविक प्रयोग आवश्यक नहीं है। यहाँ पे बल का जो है अब वास्तविक प्रयोग अपहरण के मामले में आवश्यक नहीं है। अगर हम बल की धमकी ही देते हैं कि हम आपराधिक बल का प्रयोग करेंगे, हम कट्टा चाकू दिखाते हैं उसको, लेकिन हम कोई उस पर मारते नहीं, हम गोली नहीं मारते उसको, ना हम चाकू से उसको कोई घायल करते हैं, सिर्फ धमकी देते हैं कि हम जो है तुमको गोली मार देंगे, तुमको हम जो है चाकू मार देंगे, तुम यहाँ से हमारे साथ चलो।
तो ये पर्याप्त है अपने आप में। यहाँ पे वास्तविक बल का कोई प्रयोग नहीं हुआ, तो यहाँ पे वास्तविक बल का प्रयोग हो भी सकता है, लेकिन ये वास्तविक बल का प्रयोग होना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। दूसरा तो अपना सिंपल है, प्रवचनापूर्ण उपाय द्वारा। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का हम अपहरण करना चाहते हैं, उससे हम एक कहानी बनाते हैं कि तुम्हारे पिताजी जो है अस्पताल में एडमिट हैं, उन्होंने तुमको बुलाया है, और उसको ले जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, उसने झूठ बोला, है ना, उसने हमने छल किया, तो ये किस में आएगा आपका, ये प्रवचनापूर्ण उपायों में आएगा। तो इस तरह से हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो है बल द्वारा या प्रवचनापूर्ण उपायों द्वारा किसी स्थान विशेष से हटाता है, तो ये कहलाता है आपका अपहरण। चलिए हम आगे चलते हैं। तो 362 में एक क्वेश्चन हमने बता दिया, पहले ही बता दिया, एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका आया है, धारा इंपॉर्टेंट है 362। तो एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में ये भी बनता है कि अपहरण को जो है वो किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो हमने बता दिया आपको किस धारा में किया गया है, धारा 362 में। अब हम कुछ अपहरण के बारे में कुछ बेसिक बातें करते हैं। जैसे अपहरण जो है वो मूल अपराध नहीं है, अपहरण जो है एक मूल अपराध नहीं है, माने अपने आप में अपहरण जो है वो कोई अपराध नहीं है, जब तक कि किसी आपराधिक आशय से अपहरण न किया जाए। तो अपहरण जो है वो स्वतः अपराध नहीं है, बल्कि एक क्या है, एक सहायक कार्य है, और यह तभी अपराध होता है जब किसी आपराधिक आशय से इसको किया जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति की हत्या करने के आशय से अपहरण, तो किसी व्यक्ति को हम हत्या या किसी व्यक्ति के संग जो है बलात्कार करने के आशय से अपहरण या व्यपहरण, तो अपहरण अपने आप में कोई अपराध नहीं है जब तक कि किसी अन्य अपराध करने के आशय से उसको ना किया गया हो। फिर हम आगे बात करते हैं। तो हमने एक चीज़ बताई दी आपको पहले कि अपहरण में जो है वो वास्तविक बल का प्रयोग जो है वो आवश्यक नहीं है, हो सकता है लेकिन आवश्यक नहीं है। चलिए हम चलते हैं, आगे चलते हैं। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा था आपका विधिपूर्ण सुरक्षितता में से व्यपहरण, तो वो एक अनवरत अपराध नहीं था। जैसे ही किसी व्यक्ति ने विधिपूर्ण सुरक्षितता में से उसको हटाया, वैसे ही अपराध जो है ये कंप्लीट हो गया। तो उसमें हमने एक आपको दृष्टांत भी बताया था कि उसमें एक व्यक्ति क्या करता है कि विधिपूर्ण दस्ता से उसको सुरक्षितता से उसको हटाता किसी व्यक्ति बच्चे को, और उसके बाद दूसरे व्यक्ति को सौंप देता है, दूसरा व्यक्ति उसको तीसरे व्यक्ति को सौंप देता है। इस प्रकार से क्या सभी दोषी होंगे? तो नहीं, क्योंकि अनवरत अपराध नहीं है। विधिपूर्ण सुरक्षितता में से व्यपहरण जो है अनवरत अपराध नहीं है। जैसे ही उसको सुरक्षितता से हटाया गया, अपराध कंप्लीट हो गया, तो पहला व्यक्ति जिसने उसको सुरक्षितता में से हटाया, केवल वही जो है वो विधिपूर्ण सुरक्षितता में से व्यपहरण का दोषी होगा। अन्य व्यक्ति जो है वो किसी अन्य अपराध के दोषी हो सकते हैं, लेकिन विधिपूर्ण सुरक्षितता में से व्यपहरण के दोषी नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अपहरण के बारे में ठीक विपरीत बात है, क्योंकि अपहरण जो है वो एक अनवरत अपराध है ना। तो जैसे हमने अभी एक एग्जाम्पल ले रखा है, वही एग्जाम्पल है। जैसे कि दृष्टांत हमने देखा है कि ए ने जो है क्या किया, बी का अपहरण किया, है ना। ए ने बी का क्या किया, अपहरण किया। उसके बाद ए ने जो है बी को किसको सौंप दिया, सी को सौंप दिया। सी कुछ दिन तक अपने पास रखे रहा उसको। उसके बाद सी ने क्या किया, डी को सौंप दिया। तो इस प्रकार से अपहरण के अपराध के लिए कौन दोषी होंगे? तो क्योंकि ये अनवरत अपराध है ना, निरंतर चलने वाला अपराध है, तो इस प्रकार से ए, सी और डी सभी जो है अपहरण के अपराध के दोषी होंगे, है ना, क्योंकि ये अनवरत अपराध है। फिर चलिए हम आगे चलते हैं। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, यद्यपि प्रकरण का नाम किसी एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन जो इसकी घटना है वो कई एग्जामों में, आपके ला के एग्जामों में आई हुई है। चलिए हम घटना देखते हैं उसको। तो एक महिला जो है वो, गर्मी का मौसम था, एक महिला छत पर जो है वो सो रही थी। अभियुक्त उसके पास पहुंचता है और उसको जगाता है और अपने साथ चलने के लिए उसको जो है वो कहता है, लेकिन महिला साथ में चलने के लिए क्या करती है, मना कर देती है। तो अभियुक्त जो उस पर जोर जबरदस्ती करता है और उसको ले जाने के लिए जो है उसको अपने गोद में उठा लेता है। इस बात पर लेकर के महिला क्या करने लगती है, शोर मचाने लगती है, और परिवार के अन्य मेंबर जो है वहाँ पर आ जाते हैं। तो अभियुक्त डर करके उस महिला को वहीं पटक करके और रफू चक्कर हो जाता है, भाग जाता है। अब अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तो अभियुक्त ने कौन सा अपराध किया, क्या अपहरण किया? तो यहाँ पर न्यायालय ने ये डिसाइड किया कि अभियुक्त ने अपहरण जो है वो नहीं किया, क्योंकि उसने उस महिला को जो है वो उस स्थान से हटाया नहीं। उस स्थान से क्या किया, उसने हटाया नहीं, लेकिन हाँ उसने जो है वो अपहरण के प्रयत्न का दोषी है वो। और अपहरण का प्रयत्न जो है वो कहीं भी किसी अलग धारा में दंडनीय नहीं है। तो इस प्रकार से
जब हम धारा 511 देखते हैं आईपीसी की, तो उसमें ऐसे अपराधों को जो कहीं से अलग से उनका प्रत्नदंडनीय नहीं है, तो वो मामला कहाँ जाता है, धारा 511 में जाता है। तो अभियुक्त जो है धारा 511 के अधीन जो है वो अपहरण करने के प्रयत्न का दोषी होगा। तो ये समस्या आपकी आई है, इसका आंसर क्या होगा, अभियुक्त ने जो है अपहरण नहीं किया बल्कि क्या किया, अपहरण का प्रयत्न किया, और वो किस धारा के अधीन दोषी होगा, 511 के अधीन दोषी होगा। फिर हम चलिए आगे चलते हैं। एक कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया एग्जाम में, यह पूछा जा सकता है कि समानतः जो हम लोग पढ़ते जाते हैं तो किसी भी अपराध के प्रयत्न को भी दंडनीय बनाया गया है, वो किसी भी अपराध की के दंड के लिए अलग से धारा दी गई है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले, मान लो कि अपहरण का दंड किस धारा में है, तो चूंकि अपहरण जो है वो मौलिक अपराध नहीं है, मूल अपराध नहीं है, स्वतः अपराध नहीं है, इसलिए अपहरण का जो है दंड किसी अलग से धारा में नहीं है। तो कोई भी धारा में जो है केवल अपहरण के लिए जो है वो दंड का प्रावधान नहीं है। तो कोई भी धारा में अपहरण के लिए दंड का प्रावधान नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आप ध्यान में रखें। और चलिए आगे हम चलते हैं। तो धारा 369 लेते हैं। तो 369 में आपका क्वेश्चन बना है। तो 369 में क्या है, 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से जो है वो अपहरण करना या क्या करना, बेफहरण करना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बना है आपके एग्जाम में वो ये बना है कि यहाँ पे शिशु की आयु कितनी होनी चाहिए, शिशु की आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन किस तरह बना है कि धारा 369 में शिशु की आयु कितनी होनी चाहिए, लिख दिया 10 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम, 21 वर्ष से कम। तो क्या है सही आंसर, क्या है, 10 वर्ष से कम। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि आयु जो है वो कितने से, 10 वर्ष से कम जो है वो होनी चाहिए। अब इसको हम कैसे याद रखें, तो ये धारा तो पूछेगा ही वो कि धारा 369 में जो है वो शिशु की आयु कितनी है, तो 69 देगा ही। तो हमको क्या करना है, लास्ट में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 में हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे। तो 9 + 1 कितना हो गया, 10 हो गया। तो इस तरह से हम याद रखेंगे इसको कि 10 वर्ष से कम आयु के शिशु की बात की गई है। इसमें जो अपराध की विषय वस्तु है वो कौन है, आपका जो पीड़ित व्यक्ति है वो कौन है, 10 वर्ष से कम आयु का शिशु है। चलिए आगे हम चलते हैं। तो धारा 370, इसमें व्यक्ति का व्यापार है ना, व्यक्ति का किसी भी तरह से व्यापार करने को जो है वो परिभाषित किया गया है, उसको दंडित किया गया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बना है कि धारा 370 को क्या हुआ कि जो पुरानी धारा थी उसके स्थान पर जो है वो नई धारा एक ला करके रखी गई है, माने नई धारा, उस पुरानी धारा के स्थान पर नई धारा जो है वो 370 प्रस्थापित की गई है। तो ये क्वेश्चन बना है आपका कि किस संविधान, किस संशोधन द्वारा, किस संशोधन द्वारा। तो कौन संशोधन है, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 धारा। और ये धारा 370 जो नई धारा स्थापित की गई है वो कब से प्रभावी हुई है, वो 3 फरवरी 2013 से प्रभावी हुई है। फिर हम चलिए अगली धारा देखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण धारा है, एग्जाम में आई है आपके, ये धारा 374। तो 374 में क्या है, विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम, विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम को जो है वो परिभाषित करते हुए उसको जो है वो दंडित किया गया है। तो क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं कि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध, किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध श्रम करने के लिए विधि विरुद्ध तरीके से विवश करना। माने कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध विधि विरुद्ध तरीके से उसको कोई श्रम करने के लिए, कोई काम करने के लिए विवश करता है, तो धारा 374 के अधीन यही क्या कहलाता है आपका, विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम कहलाता है। और इसके लिए दंड देख लें, दंड पूछा जा सकता है एग्जाम में। दंड क्या है, 1 वर्ष तक का कारावास, जैसा हमने बताया कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि कारावास जो है वो दोनों प्रकार का हो सकता है, अर्थात सादा या कठोर, या जुर्माना हो सकता है, या जो है कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है। तो ये मेरी छोटी सी क्लास थी, आज शिक्षक दिवस था, काफ़ी समय शिक्षक दिवस मनाने में चला गया, तो मैंने एक छोटा सा टॉपिक उठाया है ये आपका अपहरण, और मुख्य रूप से कुछ इसके संग में जो कुछ सहयोगी धाराएँ हैं उनको बताया हमने। तो हमारी क्लास ये कैसी लगी, इसके बारे में आप अपने विचार हमको मैसेज के द्वारा दीजिएगा। और अगला टॉपिक हमारा, कल तो शायद हमारी क्लास की छुट्टी की है हमने, कल क्लास हमारी नहीं रहेगी, परसों हमारी क्लास रहेगी। तो उसमें हम धारा 375 जो बलात्कार को परिभाषित करती है, तो बलात्कार क्या है, और 376, और इसी में आपके बहुत सारे संशोधन द्वारा कई धाराएँ उपधाराएँ जो है वो जोड़ी गई हैं, तो उनसे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, मैं उनके बारे में भी डिटेल से बताऊँगा।
तो अब यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कल नहीं परसों हमारा जो है आपको एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलेगा जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।